हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज है हमारा वेलकम टू इंग्रेस। आज है हमारा नीट क्रैश कोर्स का डे 6 है ना। तो अब तक जितने भी चैप्टर्स करे हैं होपफुली आपने वो सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज नया चैप्टर अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, आओ इसमें देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below। अब ये कौन सा प्लांट है, ठीक है, जिससे हमें एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रग मिलती है। ठीक है, प्लांट दे रखा है जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो हमें पर्टिकुलर टाइप की ड्रग देता है। तो क्या ये एक हेलुसिनोजन ड्रग है, या फिर हमें इससे एक डिप्रेसेंट मिलता है, या फिर हमें एक स्टिमुलेंट मिलता है, या फिर एक पेन किलर हमें ऑब्टेन होता है। तो इस प्लांट से हमें किस टाइप का ड्रग मिलता है। तो बेटा इस चैप्टर के ड्रग अब्यूज वाले पार्ट में अपने बहुत सारी ड्रग्स पढ़े हैं, है ना। अगर नहीं पढ़े तो एक बार देख लेते हैं। देखो ड्रग अब्यूज क्या है कि जब कोई भी कंपाउंड हम ऑब्टेन करें या इसका इंटेक करें अदर देन उसका मेडिसिनल यूज, है ना, तो वो क्या है, वो चीज हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका अब्यूज कर रहे हैं, है ना। यूज ना करके उसका अब्यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज। तो व्हेन सर्टेन कंपाउंड्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज। ठीक है, और इस ड्रग अब्यूज को हम और कब करते हैं, जब उसकी किसी भी ड्रग की अमाउंट और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा ले ले, है ना, इंटेक करे, जिसकी वजह से कोई भी एक ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एक पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस पर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, ड्रग अब्यूज कर रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स हमें फंजाई से भी ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया है, LSD लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। तो ये हमें LSD दिखा रखा है। ठीक है, तो जो ड्रग्स हैं, जो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं, हम उनके बारे में एक बार बात करते हैं, जिसमें कि पहले है हमारा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हम खुद बनाते हैं। तो नेचुरल अगर ओपियोइड्स की बात करें तो नेचुरली हमें मॉर्फिन ऑब्टेन होता है। कहाँ से मिलता है मॉर्फिन, कहाँ से मिलता है, बात करते हैं। और सिंथेटिकली बात करें तो हम हीरोइन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हीरोइन की फॉर्मेशन करते हैं। हीरोइन का केमिकल नेम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, ओडरलेस है, कोई ओडर नहीं है इसकी, और ये एक बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसको हम स्मैक भी कहते हैं, है ना, सुना होगा, स्मैक तो सुना ही होगा तुमने। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, अ पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनीफेरम। क्या है, पापावर सोमनीफेरम। यहाँ से हम मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं नेचुरली। हीरोइन कैसे बनता है, हीरोइन क्या है, एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अगर इंटेक की बात करें कि इस मॉर्फिन को हम किस तरीके से ले सकते हैं, कोई भी पर्सन जो ले रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो किस तरीके से करता है, स्नॉटिंग या फिर थ्रू इंजेक्शन वो इसका इंटेक करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा ही होगा स्नॉटिंग करते हुए मूवीज वगैरह में, है ना। अब ये जो ओपियोइड्स हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से इनका एक्शन रहता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका। तो ये ओपियोइड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, CNS में और किसमें,
गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, उनके साथ बाइंड करके ये एक्ट करते हैं। बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ओपियोइड्स के? तो जो हमारी बॉडी में मॉर्फिन जो है, अगर हम मॉर्फिन का इंटेक करते हैं तो बेसिकली ये तो क्या है, एक तरीके की मेडिसिन ही है ना। तो इसको यूज किया जाता है एज सिडेटिव एंड पेन किलर, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, एज पेन किलर यूज की जाती है। और उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है विच हैव अंडरगॉन सर्जरी, जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी और यूजफुल ड्रग है, क्योंकि ये क्या है, सिडेटिव है और एक तरीके की पेन किलर है। हीरोइन क्या काम करता है? हीरोइन हमारी बॉडी में एक डिप्रेसेंट और हमारी बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है, एक डिप्रेसेंट है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। क्लियर? तो कहाँ से लिया है मॉर्फिन, कहाँ से एक्सट्रैक्ट है? नेचुरली फ्रॉम पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पापावर सोमनीफेरम। क्लियर हुई बात? ठीक है। और हीरोइन कैसे बनता है? फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। कोई दिक्कत? चलो आगे क्या है, दूसरी हमारी कैटेगरी है ड्रग्स की, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स बहुत कॉमनली तुम्हें मतलब तुमने नाम सुना होगा इनका, जैसे कि भांग है ना, भांग हमें देखने को मिल जाती है, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब के नाम सुने होंगे तुमने। ये सब क्या है? कैनाबिनॉइड्स हैं। ये सब मिलते कहाँ से हैं? तो देखो, नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम अ प्लांट विच इज अ कैनाबिस प्लांट, और इस कैनाबिस प्लांट का साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा से हम कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस प्लांट, जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, ठीक है। मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, ये सब कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट, ठीक है। तो अगर नेचुरल की बात की जाए कि नेचुरली कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस प्लांट, और मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा कहाँ से मिलता है? तो कैनाबिस प्लांट की फ्लावर की टॉप, उनकी लीव्स और उनकी रेजिन से बनता है क्या? ये सारे ड्रग्स, ठीक है। इनको वेरियस कॉम्बिनेशन में हम एक प्रोडक्शन करते हैं ड्रग्स का, मैरिजुआना का, हशीश का, चरस का और गांजा का। इनटेक क्या है इनका, मोड ऑफ इनटेक क्या है? तो इनको जनरली इनहेलेशन और ओरली हम ले लेते हैं। और बात करें इनके मोड ऑफ मैकेनिज्म की, तो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कैनाबॉइड रिसेप्टर्स, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। तो हमारे ब्रेन में इन रिसेप्टर्स के थ्रू बाइंड करके ये एक्ट करते हैं। बॉडी में किस तरीके से इनका इफेक्ट होता है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट कर सकते हैं? हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं। और ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी आजकल अब्यूज करने लग गए हैं। क्या, क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्टिविटी जो होता है, अपना मेटाबॉलिज्म है, बहुत ही एकदम से सडनली इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है अपना नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अच्छी रेंज में या ज़्यादा एक्टिवली काम करने लग जाता है थ्रू दीज ड्रग्स। कोका एल्कलॉइड्स, तीसरा है अपना कोका एल्कलॉइड्स, जिनके एग्जाम्पल है कोकेन, जिसको हम कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं। ये कोकेन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कोका प्लांट, और उस कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका।
ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कौन से प्लांट से मिलती है? कोका प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। इनका मोड ऑफ इनटेक क्या है? तो ये जनरली स्नॉटिंग के थ्रू हम इनटेक करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? तो दे इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ आवर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, डोपामीन के साथ ही इंटरफेयर, उसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करते हैं। बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो दे हैव पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग एन एक्शन ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके एक यूफोरिया और एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। बॉडी में सडनली एनर्जी इंक्रीज होती हुई नजर आने लग जाती है। और अगर इसका एक्सेसिव डोजेज हो जाए हमारी बॉडी में तो ये हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब एक उस तरीके का सेंस या फीलिंग आना कि किसी ने मुझे या कोई आसपास है, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ टच, अ फीलिंग ऑफ समवन बीइंग अराउंड, है ना। तो ये सब क्या है? एकदम से कुछ ऐसा लगेगा कि कोई पीछे से बोल रहा है, या ये सब क्या है? एकदम से ऐसी चीज़ों का प्रतीत होना जो आसपास नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये सब क्या है? हेलुसिनेशंस है, एंजाइटी होना, ठीक है। तो ये कब होता है? जब हम इसका एक्सेसिव डोजेज ले लें। अब देखो, ये कोकेन बनाने के लिए बहुत सालों से बहुत प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड्स का यूज किया जाता है जिनके अंदर हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है। ये 100 ऑफ ईयर्स से, बहुत सालों से हमारे यूज किए जा रहे हैं। इन फोक मेडिसिन में, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता है, भांग वगैरह का रिचुअल्स में यूज किया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। बट एज वी नो, इनका अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर हार्मफुल। बहुत सारे वेल नोन प्लांट्स हैं जिनके अंदर हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा, ठीक है। ये दिखा रखा है अपना क्या? दतूरा। तो इनके अंदर क्या है? हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? नेक्स्ट इज ड्रग्स, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फीटामिन्स, ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स और भी कुछ सिमिलर ड्रग्स हैं जिनको नॉर्मली यूज किया जाता है एज मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स में जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हों या फिर डिप्रेशन से और इंसोम्निया से गुजर रहे हो। तो इन पेशेंट्स में ये जनरली अब्यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये थी अपनी 3 टाइप की ड्रग्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि ये वाला जो प्लांट है, तो अभी हमने देखा कौन सा प्लांट है ये? दतूरा। दतूरा में क्या होती हैं? दतूरा के अंदर होती हैं हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर? कोई भी ड्रग आपके पास आ जाएगी तो आप उसका क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थमा या एजमा, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में इनमें से क्या चीज हमें पाई जाती है या कि क्या चीज होती है? इज अस्थमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, या फिर इट इज अ एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, या फिर इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया, या फिर अपने पास है इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। तो अस्थमा के अंदर क्या चीज हमें देखी जाती है? देखो, हम बात करें एक बार बात करते हैं एलर्जीज की। एलर्जीज क्या होती हैं? तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें भी कभी ना कभी किसी चीज से एलर्जी हुई होगी, या फिर तुम्हारे आसपास घर में कोई है, या फिर तुमने देखा ही होगा कि लोगों को एलर्जी जनरली हो जाती है। तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, या तो कोई पर्सन है जो जिसका होम टाउन या सिटी चेंज हुआ है तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस होने लग जाती हैं। क्यों? एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो गया है ना, पानी चेंज हो गया, आसपास का एनवायरनमेंट, विंड चेंज हो गया। ठीक है,
तो तब एलर्जीज हो सकती हैं, या फिर किसी को ऑलरेडी एलर्जी होती है किसी ना किसी फूड आइटम से हो गई है ना, पॉलन से हो गई। तो ये सब क्या है, एलर्जी के बहुत लोगों को देखा जाता है कि एलर्जीज हो जाती हैं। तो एलर्जीज होती क्यों हैं, क्या रीज़न है? तो जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी एलर्जन की वजह से हाइपर सेंसिटिव हो जाए, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव हो जाए उस चीज़ के लिए, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एलर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है, एक एग्जैजरेट रिस्पॉन्स क्रिएट करने लग जाता है। तो वो एग्जैजरेट रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप छींकने लग जाते हो, किसी भी उस चीज़ के आसपास आ गए तो छींकने लग जाते हो, है ना, आंखों में से पानी आने लग जाता है, रेड हो जाती हैं आईज। तो ये सब क्या है, ये एक एलर्जी होने के क्या हो सकते सिम्टम्स हैं कि हाँ तुम्हें उस चीज़ से एलर्जी हो रही है। किसी को कुछ खाने से भी हो जाती है ना। तो इफ एलर्जीज क्या है, व्हेन समवन हैज गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली ही शी स्टार्टेड स्नीजिंग wheezing फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, व्हेन ही शी वेंट अवे, अगर जब वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो उसके सिम्टम्स डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी इज अ एग्जैजरेटेड या फिर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये क्या है? एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जिस चीज़ की वजह से एलर्जी हो रही है, द सब्सटेंसेस टू विच हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि माइट्स डस्ट के अंदर प्रेजेंट हो, पॉलन, एनिमल डेंडर एटसेट्रा, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे एलर्जिक रिएक्शंस के? द पर्सन स्टार्ट स्नीजिंग, वाटरी आइज होने लग जाती हैं, रनी नोज होने लग जाती हैं, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो ये सब अपने सिम्टम्स हैं एलर्जी के। एलर्जिक रिएक्शन में होता क्या है, जो अपना एलर्जन है वो एक्ट करता है अपने बी सेल्स पर, ठीक है, और वो बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं IgE एंटीबॉडीज। वो IgE एंटीबॉडीज अपने मास सेल पर एक्ट करती हैं, ठीक है, एक्ट करती हैं और सिक्रीट करती हैं अपना हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन जैसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये वाली सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली किस पर एक्ट करते हैं? ऑन मास्ड सेल, ठीक है। अगर कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो एलर्जीज कई टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियल एस्थमा हो जाता है लोगों को। इसके अंदर क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर एलर्जी होने लग जाती है। इट इज़ एन एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स। इसके अंदर होता क्या है, जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ पर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल जो है वो उनके अंदर क्या होने लग जाता है, सिक्रीशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट करने लग जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, कॉफिंग करने लग जाता है पर्सन, खांसने लग जाता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है ना, जिसको हम वीजिंग भी कहते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन एंड केयर के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उससे दूर रहें, है ना, उसके कांटेक्ट में आने से बचें। तो टू अवॉइड एक्सपोजर टू द फॉरेन सब्सटेंस और एलर्जेंस, या फिर अगर सीवियर हो रही है किसी को तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी भी ले सकते हैं, एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं टू रिमूव द इन्फेक्शन, एंड यूज ऑफ ब्रोंकियोडायलेटेड ड्रग्स एज वेल एज इनहेलर्स। इन सब चीज़ों का हम यूज भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा एलर्जी हो रही है किसी को तो। एक हे फीवर होता है। हे फीवर कब हो जाता है? हे फीवर इज अकर्स ड्यू टू, जिसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा जो म्यूकोसा है, इट इज एन एलर्जी ऑफ मेनली म्यूकोसा ऑफ आइज, ऐसी रेड आइज हो जाती हैं, है ना, और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज भी एकदम से क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एक होता है अपना एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या है, एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है एलर्जी का। इसमें क्या होता है, मान लो
कोई पर्सन है जो एलर्जिक है किसी भी चीज से, तो क्या होगा, विद इन सेकेंड उसकी बॉडी का हर सेल हाइपर सेंसिटिव हो जाता है टू दिस एलर्जन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज जनरलाइज्ड और मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसके अंदर बॉडी का हर टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो ये कब होती है, इट अकर्स विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ एंट्री ऑफ एलर्जन। जैसे बॉडी के अंदर एलर्जन गया तो विद इन फ्यू मिनट्स अपनी बॉडी का हर सेल रिएक्ट करने लग जाता है टू इट। हिस्टामीन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, है ना, मास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामीन रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डायलेशन ऑफ ऑल आर्टरीज डायलेट होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होने लग जाता है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, और ब्लड प्रेशर अपना कैसा होने लग जाता है, लो होने लग जाता है। ये ड्रास्टिक फॉल जब होता है, मतलब एकदम से जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है, तो इससे अपना जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और सीवियर केसेस में उसकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये होता है अपना एनाफिलैक्टिक शॉक। तो बेसिकली क्या है, सडन फॉर्म ऑफ एलर्जी है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, अस्थमा क्या है, ये क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। तो ऑप्शन 2 अपना आ जाएगा। क्लियर? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हायर वर्टिब्रेट्स क्या होता है, द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ। अब देखो अपना जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो पता कर सकता है कि भाई मेरी बॉडी का सेल कौन सा है और दूसरा फॉरेन सेल कौन सा है ना। तो उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो ये पता चला, वो ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि उसके खुद के सेल्स कौन से हैं उसकी बॉडी के, और दूसरे सेल्स फॉरेन सेल्स कौन से हैं। बट अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, ये प्रॉपर्टी ना रहे ड्यू टू एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, तो वो अपनी बॉडी के खुद के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर लॉस्ट हो जाती है और वो खुद के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इट इज एलर्जिक रिस्पॉन्स, या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को अगर ये चीज होने लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जब हमारी बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर दे और डैमेज करना शुरू कर दे, तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज की फॉर्मेशन करने लग जाती है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं कई तरीके की होती हैं। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, एक बार देखते हैं कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, तो समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस। ठीक है, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं या फिर कोई और अननोन रीजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, डैमेज करती है अपने खुद का ही। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये एक टाइप का रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है जो काफ़ी लोगों में देखी गई है अपनी सोसाइटी में। इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, जिसके अंदर IgM और IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसका प्राइमरी सिम्टम क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, एंड पेन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है।
तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है उसका इंक्रीज होने लगता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। जब ये फ्लूइड बढ़ने लग जाता है जॉइंट्स के अंदर तो ये क्या क्रिएट करता है, जॉइंट्स में प्रेशर क्रिएट करता है। वो जब प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है बिटवीन द जॉइंट्स उसकी वजह से पेन होने लगता है हमारे जॉइंट्स में। तो कभी कभार भाई पता नहीं चलता कि किस वजह से पेन हो रहा है, तो अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, ठीक है, हाँ हो रहा होगा, ठीक है, कभी कभार हो जाता है पेन, तो इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम वो जॉइंट जो है इमूवेबल हो जाता है, ठीक है, वो जॉइंट इमूवेबल भी हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन इज हीट थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। इसको हम हीट थेरेपी या फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। बट इन सीवियर केसेस अगर ये चीजें भी काम नहीं कर रही हैं तो लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या बचता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो ये होता है अपना रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्लियर, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है। अब देखो अदर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इस ऑटोइम्यून डिजीज के इसके अंदर होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं, एक होती है हाशीमोटो डिजीज, एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, विटिलिगो एटसेट्रा, ये सब क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। एक बार देखते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म होने लग जाती हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं अपने, ठीक है, जो नर्व्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, देखो ये नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग, ये मसल सेल है अपना, और ये कुछ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं अपने पास। तो इन दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट है, अपना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं एसिटाइलिन कोलिन के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो उन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इट डिस्ट्रॉयज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एंड कॉजेज डिप्रेस्ड नर्व कंडक्शन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से मसल्स के बीच में मूवमेंट जो है, मसल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाता है, कम होने लगता है। देखो ये क्या है, नर्व है, ये मसल सेल है अपना, है ना, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वहीं अपना प्रेजेंट होता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, क्लियर। तो इस डिजीज में क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल में मूवमेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके अंदर जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी और फाइनली डीजनरेशन हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। तो धीरे धीरे होता है ये चीज़, वीकनिंग होने लगेगी मसल्स की और फाइनली डीजनरेशन हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का। तो इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो बॉडी के खुद के ही सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। ये एंटीबॉडीज दिखा रखी हैं आपको जो जनरेट हुई हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। आप देखो एक क्या है, पेरिनीशियस अनीमिया। पेरिनीशियस अनीमिया में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑक्जेंटिंग सेल्स और कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर,
ठीक है, इन दो चीजों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये दोनों चीजों का काम क्या है, अगर ये दोनों इनएक्टिव हो जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब अगर ये विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका कम हो गया तो क्या होगा, तो भाई अनीमिया वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस ऑटो इम्यून डिजीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट ऑक्जेंटिंग सेल्स। ठीक है, ये दिखा रखे ऑक्जेंटिंग सेल्स और CIF कासिल इंट्रिंसिक फैक्टर, इन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट होने लग जाती हैं जो इनको इनएक्टिव कर देती हैं। ठीक है, विटामिन B12 जो आ रहा है हमारी डाइट के थ्रू वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। क्लियर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर B12 की कमी से क्या होगा, जो RBCs का मैच्योरेशन होना है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से अनीमिया वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर, एक होता है अपना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस ऑटो इम्यून डिजीज एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं अगेंस्ट B सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जिसकी वजह से वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और इंसुलिन हार्मोन की हमारे अंदर कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, इंक्रीज हंगर, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। एक होती है अपनी हाशिमोटो डिजीज, तो इसके अंदर हमारी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम प्रोड्यूस होने लग जाता है या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इट डिस्ट्रॉयज थायराइड ग्लैंड एंड कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो। एक है अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखो क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होने लग जाती हैं अगेंस्ट माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के अंदर के ऊपर प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ। ये क्या है, माइलिन शीथ है। तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इसका डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करती हैं। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल्स। तो इसका सिम्टम क्या है अपना, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन, अपने को न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे अपने क्या ऑटो इम्यून डिजीज के कुछ एग्जाम्पल। तो अपने को क्वेश्चन समझ आया कि अगर इम्यून सिस्टम की ये प्रॉपर्टी क्या हो जाए, लॉस हो जाए, जिसमें वो सेल्स और नॉन सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए, ठीक है, ड्यू टू सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या फिर कोई और अननोन रीजन भी हो सकता है, और वो अपने सेल्स को अटैक करने लग जाए और उसका डैमेज करे, तो उस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक बार। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops that are administered into the body contain। तो देखो, जो अपना एंटीवेनम इंजेक्शन होता है उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी बनाई हुई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं। बट जो अपने पास पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चे को पिलाई जाती हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसके अंदर एक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, या फिर उसके अंदर हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज होती हैं, या फिर उसके अंदर गामा ग्लोबिन पाया जाता है, या फिर उसके अंदर एटीन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं। तो इनमें से क्या होता है पोलियो की ड्रॉप्स में। तो देखो, अगर बात करते हैं वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन जो है अपने पास टोटल 4 टाइप की वैक्सीन हमें देखने को मिलती हैं। पहली है अपने पास लाइव वैक्सीन।
लाइव वैक्सीन क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट पैथोजन पाया जाता है। लाइव वैक्सीन क्या है, एक नेचुरल है, एट्यूनेटेड वैक्सीन है जिसके अंदर कंप्लीट पैथोजन पाया जाता है। तो ये क्या है, आफ्टर एटीन्यूएशन। ये किस चीज के लिए, किस चीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी। बीसीजी क्या है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, जो ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने में पाई जाती है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी क्या है, एक लाइव वैक्सीन है जिसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, एट्यूनुएटेड एंटीबॉडीज। क्लियर। एमएमआर, एमएमआर मतलब जिसमें मीजल्स, माम्स और रुबेला को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप की वैक्सीन है अपने पास, इसके अंदर क्या है, जो होती है किल्ड वैक्सीन, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है अपना, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, वूपिंग कफ को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। टैब फॉर टाइफाइड, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलेरा, इन सबको ट्रीट किया जाता है। फिर आती है अपनी टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में कौन कौन सी डिजीज को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि टेटनस हो गया, डिप्थेरिया, बोट्यूलिज्म, ठीक है। फिर आती है अपनी चौथे टाइप की वैक्सीन जिसमें होता है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, जिसमें हम ट्रीट करते हैं क्या, हेपेटाइटिस बी। तो ये अपनी टाइप ऑफ वैक्सीन है। तो हम पोलियो की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होती हैं, एटीन्यूएटेड एंटीबॉडीज, पैथोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। एटीन्यूएटेड पैथोजेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कैंसर सेल के लिए ठीक नहीं है, नॉट ट्रू। पहली स्टेटमेंट है अपनी, म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, या फिर म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, या फिर म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, या फिर लास्ट अपने पास म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। इनमें से कौन सी चीज के लिए सही नहीं है। तो एक बार कैंसर पे आते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर को समझते हैं, ठीक है। कैंसर क्या होता है, देखो कैंसर क्या है, बेसिकली जब हमारी बॉडी के सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाएं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, ठीक है, उतनी ही डिवीजन करते हैं सेल्स की जितनी ज़रूरत है, अनकंट्रोल्ड नहीं करते। बट कैंसर में क्या हो जाता है, कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करने लग जाते हैं सेल्स में, ठीक है। वो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन जब होने लग जाए तो हमारी बॉडी क्या फॉर्म करती है, एक टाइप का कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कार्सिनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। कैंसर हमारे, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एक बार अगर होनी शुरू हो जाए तो इट इज़ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, बहुत मेजर कॉज है डेथ का आज के टाइम में। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस और इवन हर कोई एनुअली, हर साल कैंसर से लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग। क्यों, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। डाइट चेंजेस हो गए, इतना लोग अनवांटेड चीज़ों का इनटेक, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं क्या, द मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो कैंसर देखो क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर देखते हैं एक बार। ये देखो टाइप्स ऑफ कैंसर होता है,
एक होता है अपना कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर बेसिकली होता है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, या फिर ऐसा कैंसर जिसके अंदर जो ऑर्गन है अपने वो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो एक्टोडर्मल एंडोडर्मल क्या होता है वो बाद में देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली कैंसर होता है एपिथेलियल टिश्यू का और ऐसे ऑर्गन जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल है। फॉर एग्जांपल स्किन का कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर, ये कार्सिनोमा कैंसर के एग्जाम्पल है। एक होता है सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा कैंसर क्या है? इट इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और ऐसे ऑर्गन जो मीजोडर्मल ओरिजिन है जिनका। ठीक है, तो इट इज अ कैंसर ऑफ बोन कैंसर होता है इसमें, मसल कैंसर, लिम्फ नोड्स कैंसर। ठीक है, ये चीजें अफेक्ट होती हैं। फिर आता है अपना ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है अपना लिम्फोमा, एक होता है ल्यूकीमिया। ठीक है, लिम्फोमा के अंदर जैसे कि है अपना बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, ल्यूकीमिया में है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। तो ये कुछ टाइप के कैंसर है, तीन मेजर टाइप के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ब्लड कैंसर। ठीक है, एक बार देखते हैं कि कैंसर हमारी बॉडी में किस तरीके से फैलता है या किस वजह से फैलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी, सेल ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है वो हाईली कंट्रोल्ड है। ठीक है, सेल की ग्रोथ और उसकी डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड होती है, बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और हमारी बॉडी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएट होना शुरू कर देती है। देखो ये क्या है, अपने पास एक नॉर्मल सेल है, उस नॉर्मल सेल पर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटोऑन्कोजीन या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन जिसको हम प्रोटोऑन्कोजीन भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो अपना नॉर्मल सेल है उसके अंदर जो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या होने लग जाता है, कैंसर में क्या होने लग जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो जो सेवरल जीन्स होते हैं कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन, they have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell। तो देखो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, ट्यूमर सप्रेसर जीन या प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं। ये नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में होता है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, इसलिए उसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। बट कुछ कंडीशंस में जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं, तो वो कैंसर क्या होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स या किसी चीज की वजह से होते हैं, है ना। तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है या प्रोटो ऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इस तरीके से जो ये इनएक्टिव था ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो सेल्स में क्या करने लग जाएगा, अब नॉर्मली ग्रो करने लग जाएगा और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सेल क्या हो जाएगा, एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने लगेगा, जो किसकी वजह से हुआ है, इंड्यूस्ड बाय सम कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जिनकी वजह से, ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से कैंसर बॉडी के अंदर होता है। ट्यूमर प्रोमोटर्स क्या होते हैं, ट्यूमर प्रोमोटर्स ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसी चीज हैं जो कैंसर को प्रमोट करती हैं, सेल्स का प्रोलिफरेशन करती हैं। ठीक है, उनको हम ट्यूमर प्रोमोटर्स कहते हैं। देखो ये ट्यूमर सेल है, ट्यूमर प्रोमोटर ने क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया, ट्यूमर बना दिया, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर सेल फैलता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कैंसर सेल्स की, नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मली सेल्स होते हैं वो
कंट्रोल्ड ग्रोथ में होते हैं, बट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी अगर लॉस हो जाती है उनमें तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है। कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन होना अपनी बॉडी में शुरू हो जाता है। कैंसर सेल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, इनसेंसिटिव हैं टू पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है? इमॉर्टल हैं, ठीक है, इमॉर्टल हैं बाय द मैकेनिज्म दैट मेंटेन्स लेंथ ऑफ टीलोमर्स, ठीक है। सेल्स आर स्प्रेड बाय इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो ये ट्यूमर भी या कैंसर भी दो टाइप के होते हैं। कैंसर दो टाइप के होते हैं, एक है अपना बिनाइन और दूसरा होता है अपना मैलिग्नेंट, ठीक है। दो टाइप के ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, जो ट्यूमर है वो किसी एक पार्ट को ही इन्फेक्ट करता है, बॉडी के किसी एक पार्ट या ऑर्गन को पर ट्यूमर या फिर कैंसर होना उसमें शुरू होता है और बाकी जगह नहीं फैलता। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, बॉडी का हर पार्ट या ऑर्गन इन्फेक्ट होता है। क्लियर? तो बिनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स में जो ट्यूमर है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहता है और बाकी जगहों पर स्प्रेड या पार्ट्स पर स्प्रेड नहीं करता। तो इसकी वजह से बिनाइन ट्यूमर की वजह से बॉडी में लिटिल डैमेज ही होता है, ठीक है, इट इज प्रिवेंटेबल। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड करते हैं और बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सेल्स लोड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंस साइट्स, वो बॉडी के हर साइट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं थ्रू ब्लड। ब्लड की वजह से या ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर पार्ट में फैलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? मेटास्टेसिस, ठीक है। और इस कैंसर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। क्लियर? तो ये हमने कुछ कैंसर की बात करी। तो इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, वो कौन से कार्सिनोजन है जिसकी वजह से ट्यूमर होता है ना। तो वो चीज़ भी होती है, बट अभी अपने को बस ओवरव्यू देखना है थोड़ा। अब आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। तो देखो इसमें म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द साइकिल। प्रोटोऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन होने लगती है तो कैंसर होता है, तो ये भी अपना ठीक है स्टेटमेंट। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, टीलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन की वजह से सेल कंट्रोल अपनी इनएक्टिव हो जाती है, तो ये भी एकदम ठीक है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, तो म्यूटेशन तो टीलोमरेज इनहिबिशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी? गलत। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स। एड्स के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। अच्छा, HIV के इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो एक बार HIV या फिर एड्स को एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं कि एड्स कैसे होता है ना, क्या मैकेनिज्म है उसका होने का। देखो एड्स क्या है, इट इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्यों बोला? क्यों? क्योंकि बॉडी में जेनेटिक या फिर कह दो थ्रू जीन्स बॉडी में नहीं आती, ठीक है। ये एक ऐसी डिजीज है जो क्या है, एक्वायर्ड है, कंजेनाइटल नहीं है।
ठीक है, थ्रू जीन्स बॉडी के अंदर नहीं आती, ये क्या है, एक्वायर्ड है, किसी की वजह से आती है। और इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। और ये क्या है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्यों बोला, क्यों, क्योंकि जब ये वायरस हमारी बॉडी में या जब ये डिजीज हमारी बॉडी में होती है, किसी की बॉडी में होती है, तो ये एक सिंड्रोम है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ इफेक्ट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स एक साथ इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, एक सिंड्रोम। एड्स में क्या होता है, मेजरली एड्स के अंदर टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनको इफेक्ट करता है वायरस। ठीक है, तो एड्स में जो पैथोजन है दैट इज HIV। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो इट अटैक्स ऑन टी हेल्पर सेल्स ऑफ आवर बॉडी। इसमें क्या होता है, डिक्रीजेस द काउंट ऑफ टी हेल्पर सेल्स फ्रॉम 900 मिलियन पर लीटर टू लेस देन 200 मिलियन पर लीटर। तो टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है और उनकी सेल्स की क्वांटिटी को बहुत डिक्रीज कर देता है, 900 मिलियन पर लीटर से 200 मिलियन पर लीटर तक हो जाती है। एड्स क्या है, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी या इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है और जो इंडिविजुअल है वो लाइफ टाइम इससे इफेक्टेड रहता है। एड्स क्या है, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। सिंड्रोम मतलब जब एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी के अंदर होने लग जाए, इट मीन्स बॉडी का हर ऑर्गन के अंदर, हर ऑर्गन का जो इम्यूनिटी है, इम्यून सेल्स हैं, वो सेंसिटाइज्ड हो जाएं। ठीक है, एड्स का जो सबसे पहला केस था वो इन 1981 में देखा गया था और उसके बाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया था और अब तक 25 मिलियन पर्सन इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। एड्स किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस की वजह से होता है। HIV क्या है, HIV इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। HIV इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्या, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस देखो, ये HIV वायरस का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो HIV वायरस है, इसमें देखो सबसे पहले ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन से कवर होता है। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में भी देखो एक है ये वाला और एक इसके ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और नीचे वाला होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन की बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये मिलकर क्या बनाता है, एनवलप। ठीक है, HIV का क्या है, ये एनवलप बनाता है ये। ठीक है, एनवलप बनाता है। एक बार यहां लिख देती हूँ। उसके बाद देखो क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसके पास ये जो देख रहे हो, इसके पास 2 स्ट्रैंड होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के कितने स्ट्रैंड हैं, 2 स्ट्रैंड हैं। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है और इसके ऊपर होता है अपना क्या, कैप्सिड। और एंजाइम कौन कौन सी मिलती हैं, 3
तीन एंजाइम होती हैं बेसिकली इसके पास, जैसे कि है अपना एक तो हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ये वाली, ये भी अपनी कितनी होती हैं, दो होती हैं। प्रोटीएज होता है और एक होती है अपनी इंटीग्रेज, ठीक है। तो तीन एंजाइम इनमें पाई जाती हैं। तो ये होता है अपना स्ट्रक्चर HIV का। इसकी एनवलप फॉर्म करता है थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन की बाइलेयर, ठीक है। कैप्सिड होता है इसके अंदर। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज। तो ये HIV वायरस, ये एंजाइम ही मदद करती हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर जो DNA स्ट्रैंड हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट करने में, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ट्रांसमिशन किसकी वजह से, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स, ये किन किन रीजन की वजह से हो सकता है, थ्रू सेक्सुअल रूट, ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रूट या बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको HIV या एड्स है, ठीक है, उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से एड्स हो सकता है, या फिर थ्रू पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में क्या हो सकता है, अगर हमने कॉन्टैमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन करा, या फिर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, ठीक है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड निडल्स को शेयर करने की वजह से भी ये हो सकता है इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, या फिर ट्रांसप्लासेंटल रूट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, कोई मदर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके फीटस को हो जाएगा थ्रू प्लासेंटा, या फिर कोई मदर है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, और वो फीड करा रही है टू हर इन्फेंट बाय कोलोस्ट्रम। तो ये कुछ ट्रांसमिशन के क्या हैं जिनके थ्रू HIV अपना बॉडी के अंदर फैल सकता है किसी और पर्सन को। तो जो बहुत सारे मिथ्स हैं कि HIV टच से या फिजिकल कांटेक्ट से फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट डज नॉट स्प्रेड बाय टच, फिजिकल कांटेक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, शेकिंग हैंड्स, मॉस्किटो बाइट्स, इनमें से किसी वजह से भी HIV ट्रांसमिट नहीं करता बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लियर हुई बात। देखो रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है HIV का, तो ये देखो, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है, रेट्रोवायरस है। ये रेट्रोवायरस हमारे एनिमल सेल में कैसे आता है, तो वायरस जब नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना RNA हमारी बॉडी के अंदर आता है, मीन्स वायरल RNA हमारी बॉडी के अंदर आया है उसकी कॉपी बनाता है, ठीक है, और होस्ट जीनोम में आ जाता है। ये नया वायरल RNA जो प्रोड्यूस हुआ है, ये और कई सेल प्रोड्यूस या नए वायरस को प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। ये नए वायरस अब बॉडी के दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये नए वायरस बॉडी के हर पार्ट को या सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन होती है HIV की। एक बार देखते हैं HIV इज, अब इसमें बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। HIV इज अनएनवलप्ड रेट्रोवायरस। तो ये अपना HIV कैसा होता है, एनवलप्ड होता है। HIV does not escape but attacks the acquired immune response. HIV escape नहीं होता but it attacks the acquired immune response. So this statement is also incorrect. HIV is enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत है। क्यों? HIV के पास एक एनवलप्ड वायरस तो वो है ही, साथ में उसके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और दो ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो HIV इज एनवलप्ड वायरस, ठीक है, दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल ठीक हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं? तो देखो, टेटनस या मम्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा,
कॉलेरा एंड टेटनस, टाइफाइड या फिर स्मॉल पॉक्स। तो देखो एक बार देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में अपनी पहली आती है टाइफाइड। टाइफाइड को करने वाला पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया। यह हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर सकता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जिसके अंदर मेजरली क्या होता है, हाई फीवर होता है पर्सन को, वीकनेस होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक पेन होने लगता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाती है, और सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है और डेथ हो सकती है। ठीक है, विडाल टेस्ट होता है जिसकी मदद से टाइफाइड क्या होता है, विडाल टेस्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि पर्सन को टाइफाइड है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट है। मैरी मेलन एक नाम की महिला थी, ठीक है, जो क्या थी, टाइफाइड मैरी, इनको नाम दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये कैरियर थी टाइफाइड की। बहुत लोगों को टाइफाइड कर दिया था उन्होंने। दूसरी डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू जो हो सकती है विच इज निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है, इट कैन अकर थ्रू अ ड्रॉपलेट या फिर एरोसोल इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर तुम ग्लासेस यूज कर लो या फिर उसके यूटेंसिल्स यूज कर लो तो तुम्हें हो सकता है। इसके अंदर जो लंग्स हैं उनकी एल्वेलाई इन्फेक्ट हो जाती है। ठीक है, उन एल्वेलाई में क्या होता है, फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को, पर्सन को रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर होगा विद चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में जो नेल्स और लिप्स हैं वो ब्लूइश या ग्रे जैसे कलर में हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी डिजीज है अपनी डाइसेंट्री। डाइसेंट्री होती है थ्रू शिगेला डाइसेंट्रिये। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एब्डोमिनल पेन होता है पर्सन को, पेट में दर्द, स्टूल में ब्लड और म्यूकस आने लग जाता है, और इट ट्रांसमिट किसके थ्रू फैलता है, ट्रांसमिट थ्रू फीकल ओरल रूट। प्लेग डिजीज है जिसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, वर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई फीवर और हेडेक होता है, जो लिम्फ नोड्स हैं हमारी उनके एनलार्जमेंट होने लगती है, लंग्स न्यूमोनिक हो जाते हैं, जो एल्वियोलाई हो जाती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में क्या होता है बेटा, डिप्थेरिया में जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और इट अफेक्ट्स मेनली थ्रोट। इसमें पर्सन को सफोकेशन होने लग जाती है। इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है शिक टेस्ट। फिर आता है अपना टेटनस। टेटनस में जिसको हम लॉक जो भी कहते हैं, ये फैलता है अपना क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं, बॉडी की मसल्स हैं, वो उनके अंदर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म हो जाते हैं, लॉक जो हो जाता है, और पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और उसको थोड़ा ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, फेशियल मसल्स और नेक बैक की मसल्स को स्ट्रेच होने लग जाती हैं वो। ठीक है, तो ये अपनी कुछ बैक्टीरियल डिजीज की हमने बात करी। आप देखो, जो टेटनस और मम्स हैं ये क्या बैक्टीरियल डिजीज हैं, तो टेटनस तो है, मम्स नहीं है। ठीक है, मम्स नहीं है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो है, हर्पीज नहीं। कॉलेरा एंड टेटनस, तो ये भी अपना नहीं होगा। टाइफाइड, सॉरी, कॉलेरा एंड टेटनस तो होगा। कॉलेरा एंड टेटनस दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं, है ना। कॉलेरा एंड टेटनस दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। टाइफाइड तो होगा, इसमें स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, कॉलेरा एंड टेटनस। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी। कभी कभार जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं किसी भी पेशेंट या किसी भी ह्यूमन बीइंग में, तो उस ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, हमारे टिश्यू या ऑर्गन उस ट्रांसप्लांटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हमारी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो किस तरीके का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है फॉर सच रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है? तो पहला है अपना सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर होता है एक तरीके का फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर अपना ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है फॉर रिजेक्शन ऑफ एनी ट्रांसप्लांट ऑर्गन और टिश्यू। देखो इसके अंदर इन रिजेक्शंस के लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की बात करी थी हमने, तो इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? तो भाई हमने सोरियासिस देखा था, है ना, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करी थी, हमने देखा था विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, ये या तो जेनेटिक है या फिर पर्सन की एज की वजह से एज फैक्टर इसमें होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, लोग को भूलने की बीमारी हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। इनमें से कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो ट्रांसमिशन के थ्रू होती है, जिसके अंदर अपने लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लामेशन होने लगता है? तो देखो एक बार देख लेते हैं अपनी कुछ कॉमन डिजीज। पहली है अपनी हेलमिंथिक डिजीज, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पहला क्या, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस करने वाला पैथोजन होता है एस्कैरिस। ये क्या है, एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहने लग जाता है। इसमें जो एग्स होते हैं पैरासाइट के, दे आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इस पैरासाइट के जो एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल, वाटर और प्लांट्स कॉन्टामिनेट हो जाते हैं। अब कोई हेल्दी पर्सन इसको कैसे एक्वायर करता है? इट एक्वायर्स थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। तो उसकी वजह से एस्कैरियासिस हो जाती है। पैथोजन कौन होता है इसका, एस्कैरिस। सिम्टम्स क्या होंगे इस डिजीज के? इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया होता है और अपना इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है अपने पास एलिफेंटियासिस, जिसको हम फिलारियसिस भी कहते हैं। इसमें जो पैथोजन होता है, देखो ध्यान दो, इसमें जो पैथोजन है वो क्या है, विकेरिया। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज का हो सकता है, विकेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर विकेरिया मलाई। ये क्या है, फिलेरियल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये पैथोजन अपनी हेल्दी पर्सन में कैसे आ सकते हैं? थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर। ठीक है, तो इसमें पैथोजन क्या है, एक मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो बाइट की वजह से ये हेल्दी पर्सन में पहुंचता है, ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने लगेगा ऑर्गन्स का। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स का। जो अपने जेनाइटल ऑर्गन्स हैं दे आर ऑल्सो ऑफन इफेक्टेड, ये भी इफेक्ट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज होने लग जाती हैं। फिर है अपनी फंगल डिजीज, जिसमें आता है अपना रिंग वॉर्म्स।
रिंगवॉर्म्स क्या है? बहुत कॉमन इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं लोगों में, तो बहुत सारी फंजाई जो हैं, पैथोजन कौन हो सकता है इनका? बहुत सारी फंजाई जिनका जीनस क्या है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, इन टाइप की जीनस से हमें रिंगवॉर्म जैसी इन्फेक्शियस डिजीज लोगों में हो जाती है। तो रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल के थ्रू एक्वायर्ड हो सकता है, या फिर किसी भी पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज करने से, क्लोथ्स, या फिर इवन जो कंघा, घर में कंघा यूज करते हो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कॉम्ब यूज करोगे तो भी ये डिजीज हो जाती है, फंगल डिजीज हो जाती है। इसका सिम्टम क्या है कि जिस एरिया पर ये हुई है वहाँ पर क्या होने लग जाता है? वो एरिया ड्राई होने लग जाता है, स्केली लीजन्स होने लग जाते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स में ये हो सकता है जैसे कि स्किन, नेल्स एंड अपने सर में, स्काल्प में। इसमें क्या होता है? इंटेंस इचिंग होने लग जाती है। क्लियर? तो देखो अब आ जाते हैं इस पर। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था अपने को कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन की वजह से होती है, जिसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है? तो भाई एस्कैरियासिस नहीं है। क्यों? एस्कैरियासिस क्या है? एस्कैरियासिस क्या है? किसकी वजह से हुई है? थ्रू फीसिस ऑफ कंटामिनेटेड पर्सन, तो एस्कैरियासिस नहीं है। ठीक है, रिंगवॉर्म इज अ फंगल डिजीज, अमीबाइसिस भी नहीं है। तो आंसर अपना क्या है? एलिफेंटियासिस अभी हमने पढ़ा कि फीमेल क्यूलेक्स वेक्टर के थ्रू होती है ना? इतनी बात क्लियर हुई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलोस्ट्रम जो एक येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है, कोलोस्ट्रम जो एक येलोइश फ्लूइड होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ये एक मदर सिक्रीट करती है लैक्टेशन के इनिशियल डेज में। तो इसके अंदर जो न्यू बॉर्न इन्फेक्ट है, इसको बहुत एसेंशियल इम्यूनिटी इम्पार्ट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कोलोस्ट्रम के अंदर इसने पूछा है क्या प्रेजेंट होता है, क्या है इसके अंदर ऐसा जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्या इसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स हैं, या फिर मोनोसाइट्स हैं, या फिर मैक्रोफेज है, या फिर इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन IgA एंटीबॉडीज हैं? तो भाई इनके अंदर क्या मिलता है? कोलोस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन A पाया जाता है, विच इज वेरी एसेंशियल टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? वही सेम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होगा, किसकी वजह से जो किडनी ग्राफ्ट है उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट करेगी। तो इम्यून सिस्टम जो है किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा? क्या वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, या फिर वो ह्यूमन रिस्पॉन्स होगा, या फिर वो इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, या फिर वो एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा? तो अभी हमने बात करी थी, तो वो कैसा रिस्पॉन्स होगा? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड? इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है? ठीक है, इनहेरिटेड है। ठीक है, तो वो बताना है अपने को। तो देखो बोट्यूलिज्म नहीं होता, ठीक है, ये क्या है? एक्वायर्ड है। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। टेटनी क्या है? ये एक कॉमन डिजीज है बैक्टीरियल। ठीक है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ये होता है अपना इनहेरिटेड। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें अपना क्या हो जाता है? वीकनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स इन बॉडी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी ट्रायल्स फॉर टाइफाइड। मतलब कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है वो बताना है, और उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है जिससे हम टाइफाइड देखते हैं कि टाइफाइड होता है। तो भाई अभी हमने पढ़ा था
कि टाइफाइड करने वाला पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, और उसको टेस्ट करने के लिए अपने पास कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट है। ठीक है, विडाल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, humans have acquired immune system that produces antibodies to neutralize pathogens. Still, innate immune system is present at the time of birth because अब humans के पास acquired immune system होता है जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करती हैं, लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्नेट इम्यून सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब इन्नेट इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है वो इसने पूछा है, बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड यूजेस डिफरेंट मैक्रोफेजेस। अच्छा, या फिर इट प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या फिर इट हैज नेचुरल किलर सेल्स which can phagocytose and destroy microbes, or it provides passive immunity। तो देखो बेटा, innate immune system में क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। कुछ नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय और फेगोसाइटोज मतलब खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HIV जो एड्स को कॉज करता है वो सबसे पहले किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने अभी पढ़ा था HIV के बारे में, क्या वो ल्यूकोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर बी लिम्फोसाइट्स। जल्दी आंसर बताओ। द आंसर इज ऑप्शन 2। वो एड्स जो है, जो HIV है, वो फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से मैचिंग करनी है। ठीक है, डिजीज दे रखी है और उनकी टाइप ऑफ वैक्सीन दे रखी है। तो अपने को बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस में कौन से टाइप की वैक्सीन हम यूज करते हैं। देखो, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हम इनमें से अगर देखें तो हार्मलेस बैक्टीरिया की वैक्सीन यूज करते हैं, हार्मलेस बैक्टीरिया। ठीक है, वूपिंग कफ की अगर मैं बात करूं, वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ में हम किस टाइप की वैक्सीन को यूज करते हैं। वूपिंग कफ में हम यूज करते हैं किल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, किल्ड बैक्टीरिया को यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया में हम यूज करते हैं इनमें से कैसी वैक्सीन, इनमें से हम यूज करते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। ठीक है, फिर बचा अपना पोलियो, जो हमने पढ़ा ही था। पोलियो के अंदर क्या यूज होता है, पोलियो के अंदर अपना यूज होता है क्या, हार्मलेस वायरस। तो इसके हिसाब से देखें तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, हार्मलेस बैक्टीरिया है। ठीक है, वूपिंग कफ में किल्ड बैक्टीरिया टाइप की वैक्सीन लेते हैं, डिप्थेरिया में हार्मलेस वायरस, और पोलियो में अपना हम लेते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन जीन थेरेपी ऑफ adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because जब हम ADA डेफिशिएंसी में जीन थेरेपी करते हैं तो पेशेंट को ज़रूरत होती है पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की। मीन्स उनके अंदर पीरियोडिकली इंटरवल्स ऑफ टाइम पर
जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रीजन पूछा इसने हमसे, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। अच्छा, रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, या फिर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखो ये जो ऑप्शन दिया है कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मैरो सेल्स के अंदर ADA ऐसे जीन्स को डाल दें जो ADA प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है? ये एक परमानेंट कॉज है, ये एक परमानेंट कॉज है, सॉरी परमानेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। ADA डेफिशिएंसी का ये तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस बेबी के मैरो सेल्स में ऐसे जीन डाल दिए जो ADA प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे तो ये बीमारी ठीक ही हो जाएगी। तो अपना ये आंसर तो नहीं है, उसके लिए अपने को जीन थेरेपी की जरूरत नहीं होगी, है ना। फोर्थ ऑप्शन देखें कि जो लिम्फोसाइट्स हैं फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, तो ये ऑप्शन तो सही है, बट अगर मैं देखूं कि सबसे सही आंसर क्या होगा, तो देखो जो अपने ये जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स हैं, ऐसे लिम्फोसाइट जो हम बॉडी के बाहर उसको कल्चर कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी के आउटसाइड उसको कल्चर कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये इमॉर्टल नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से हमें जीन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब देखो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अपने खुद के सेल्स को फॉरेन बॉडीज की तरह ट्रीट करने लग जाता है। स्टेटमेंट 2 को देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स, जिसमें बॉडी अपने सेल्स को अटैक नहीं करती। तो भाई ऑटो इम्यून डिजीज का तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल ही क्या पढ़ा था? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत? ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो अपना ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या ये होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में? तो मुझे बताओ, ये तो नहीं होगा, ये इसका सिम्टम नहीं है। आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। या फिर टेटनस में हाई कैल्शियम लेवल होता है जिसकी वजह से रैपिड स्पैज्म आने लग जाते हैं, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लो कैल्शियम लेवल की वजह से स्पैज्म आ जाते हैं, तो ये अपना ऑप्शन गलत होएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत होगी। तो अपना आंसर क्या होगा कि आर्थराइटिस, जो क्या है एक इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट जिसकी वजह से वीकनिंग ऑफ मसल्स होता है, तो ये आंसर अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अपने को विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब वो किसी भी पैथोजन की कांटेक्ट में आती है।
ठीक है, कोई भी पैथोजन जब पहली बार अपनी बॉडी के सेल्स के साथ कह सकते हो इंटरैक्ट करता है, तो जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स मतलब बेसिकली सेकेंडरी रिस्पॉन्स is elicited on subsequent encounters with the same pathogen। सेकेंडरी रिस्पॉन्स तब होता है जब हम एक पैथोजन से वापस से उसका क्या करें, जब हम उसके वापस से कांटेक्ट में आए तब वो हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। जो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इट इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। अब भाई फर्स्ट एनकाउंटर की वजह से ही, उसकी मेमोरी की वजह से ही हम सेकेंड रिस्पॉन्स क्रिएट करती है हमारी बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी बिल्कुल ठीक है। अब गलत क्या है, ये गलत क्यों है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये अपनी क्या है? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो बेटा ये थे अपने आज के क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। ठीक है, होपफुली आपको कई कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, है ना, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। तो इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।